नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चुनाव का बिगुल बज चुका है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। 7 फेज में चुनाव होगा। 19 अप्रैल से शुरू होगा, 1 जून तक वोटिंग होगी। इस बीच में 7 अलग अलग फेजेस में, और 4 जून को नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के। चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष मातम मना रहा है। किस तरीके का मातम मना रहा है? जैसे होता है ना कि कंफ्यूजन वाला माहौल। मनमोहन सिंह के समय में 9 फेजेस में भी चुनाव हुए हैं इस देश के अंदर, और 7 फेजेस में चुनाव तो लगातार हो रहे हैं 2014 2019। तो इस बार क्या अनोखा हो गया? अच्छा, कुछ तथाकथित विशेषज्ञ जो हैं वो बता रहे बहुत लंबा हो गया। क्या करें भैया, T20 की तरह खेले, छोटा एक ही दिन में करा दें ताकि लूट मार मच जाए पूरे उसमें वोटों की। अच्छा, विषय ये भी नहीं है। अब ये दूसरा कंफ्यूजन इनका क्या है? दूसरा कंफ्यूजन ये है कि ईवीएम 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 शुरू किए, जिसपे मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट रूप से एक बुकलेट दे दिया मीडिया वालों को, और बता भी दिया और कुछ साराना अंदाज में सुना भी दिया। चुनाव हार जाओ तो ईवीएम को दोष, जीत जाओ तो लोकतंत्र की जीत। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल कही गई, जो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं राहुल गांधी, वो इस समय सीताराम येचुरी की विचारधारा पे चल रहे हैं। वामपंथी तो हर प्रदेश से खत्म हो गए हैं, लेकिन वामपंथी चाहते हैं कि किसी तरीके से वामपंथ का जो चूरन है वो कांग्रेस पार्टी में भी डाल दिया जाए बढ़िया से। ये चूरन एक बार इंदिरा गांधी को भी डाला गया था। इंदिरा गांधी की क्या गति हुई थी ये सबको पता है। इमरजेंसी जब लगा था उसके बाद बहुत सारी चीजें। अब पवन खेड़ा ने कहा, जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कि ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। ये हम लोग 2019 में अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला करके मंच से कहता था 2018 में कि 2019 का आखिरी चुनाव है, अब चुनाव नहीं होगा। और यही विपक्ष कहता था, यही कांग्रेस कहती थी, अरे मोदी को तो कोई जानता ही नहीं, तो मोदी कहां से आ जाएंगे 14 में। अच्छा, वो व्यक्ति आया भी, और इनको मतलब राजनीतिक रूप से वो स्थिति कर दी, बदतर स्थिति कर दी है विपक्ष की नरेंद्र मोदी ने, कि ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पवन खेड़ा ने एक और बात बोली, वो भी बहुत समझने वाली बात है। पवन खेड़ा ने कहा कि ये आखिरी चुनाव है, और ये चुनाव जो है इस देश के मजदूरों के, किसानों के कंधे पे है। गलत बात। यह देश जो है वह मजदूरों के कंधे पे है, किसानों के कंधे पे है, पत्रकारों के कंधे पे है, डॉक्टरों के कंधे पे है, इंजीनियरों के कंधे पे है, महिलाओं के कंधे पे है, कामगार महिलाओं के कंधे पे है, गृहिणियों के कंधे पे है, मिडिल मैन के कंधे पे है, मजदूर के भी कंधे पे है। यह देश हर उस व्यक्ति के कंधे पे है जो इस देश का नागरिक है और इस देश में कंट्रीब्यूशन करता है। यह देश पक्ष के भी कंधे पे है, देश विपक्ष के भी कंधे पे है। बेसिकली चुनाव नहीं होगा, ये वामपंथियों का विचार क्यों है? जहां पर भी वामपंथी फूल फ्लैश होते हैं पूरे दुनिया में, आप उठा करके देख लीजिए, ये वामपंथ कोई भारतीय विचारधारा तो है नहीं, ये तो रूस चाइना से ड्राइव की हुई विचारधारा है। तो रूस में भी चुनाव नहीं होते हैं, चाइना में भी चुनाव नहीं होते हैं। होते हैं क्या? आप एक वामपंथी देश बताइए जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। वामपंथ में लोकतंत्र का कोई योगदान नहीं होता। वामपंथ में लोकतंत्र शब्द का मतलब ही नहीं होता है। वामपंथ डेमोक्रेसी को मानता ही नहीं है। यही वामपंथ अब कांग्रेसियों को चूरन दे रहा है, और कांग्रेसी क्या चिल्ला रहे हैं, हो आखिरी चुनाव होगा। ध्यान से कान खोल करके सुन लें, इस देश का विपक्ष और कांग्रेस भी ये जो नैरेटिव नैरेटिव खेलने रहे, मजदूर मजदूर क्यों करते हैं? ये भी वामपंथी भी करते हैं। वामपंथियों ने मजदूर मजदूर करके कलकत्ता में 38,000 कंपनियां बंद करवा दी। 38 साल सत्ता में रहे। वामपंथी बहुत मजदूर मजदूर करेंगे, मजदूर मजदूर करेंगे, लेकिन इनके जो आका है यहां से विचार ड्राइव करेंगे, वो बड़े कैपिटलिस्ट हैं। दुनिया देखो भाई, रुपए से चलती है, और ये जो हिस्सा बांट देंगे, सबको बराबर कर देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ये सुनने में बहुत खूबसूरत लगेगा, आहा हा हा, सब बराबर है, सब बराबर एक ही समय होते हैं जब लोकतंत्र में वोट देना होता है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, मजदूर, किसान, जो भी व्यक्ति हो, सबका एक ही वोट होता है। पवन खेड़ा क्या कहना चाहते हैं कि ये देश मजदूरों और किसानों के कंधे पे, बाकी लोगों का कंधा कहां है? तुम पवन खेड़ा का भी खेती करते हो और कौन सा रिक्शा खींचते हो? तुम्हारा राहुल गांधी कौन सा किसान है और कौन सा रिक्शा चलाता है या कौन सा फावड़ा चलाता है? राहुल गांधी किसान है कि मजदूर है? सोनिया गांधी किसान है कि मजदूर है? अरविंद केजरीवाल किसान है कि मजदूर है? इसके बारे में बताना चाहिए विपक्ष को। तो जैसे एक होते नहीं है कि सेंटिमेंटल माहौल बनाना, और ईवीएम खराब है तो कभी उसमें गड़बड़ी है, तो कभी ये चीज है तो कभी वो चीज है। विपक्ष कंफ्यूज है। और 7 फेज में चुनाव क्यों ना हो? सिक्योरिटी का मसला है। उधर ममता बनर्जी वो परेशान है, अरे बंगाल में भी साथ, बिल्कुल बंगाल में तो 10 फेज में चुनाव होना चाहिए और पूरा पैरामिलिट्री के अंडर में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जो खेल विधानसभा के चुनाव में बंगाल के अंदर हुआ, उस खेल को पूरे देश ने देखा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हर चुनाव से पहले जो ममता बनर्जी को चोट लग जाती है और उसका जो ड्रामा करती हैं, वो भी पूरा देश जानता है। हर चुनाव में कभी लिगामेंट टूट जाएगा, कभी पैर टूट जाएगा, अब सर पे चोट लग गई, पूरा एकदम फिल्मों की तरह उसको शूटिंग की जा रही, दिखाया जा रहा है। लेकिन एक चीज और आज होने वाली, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही थी, उसका समापन मुंबई में होने वाला है। और समापन में जाहिर सी बात है कि जो एनडीए अलायंस में बचे हुए लोग हैं, वो उस समापन में जाएंगे और वहां पे माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन माहौल इनका बन नहीं रहा है। रीजन एक कि कांग्रेसियों में खुद, मुंबई कांग्रेस में खुद वाक युद्ध शुरू हो गया है कि मैं राहुल के आगे रहूंगा, कि मैं पीछे कुर्सी पे रहूंगा, कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा। इसी बीच विपक्ष में अगले 3 से 4 दिन के अंदर बड़ी टूट होने वाली है। हर जगह से नेता टूट करके आएंगे, क्योंकि जो नेता ग्राउंड पे काम किया है उसको बहुत अच्छे से पता है कि किसकी सरकार आ रही है और कैसे सरकार आ रही है और पब्लिक क्या कह रही है। नरेंद्र मोदी ने 4 डायनेमिक्स को छुआ इस देश के, राष्ट्रवाद को, सनातन को, लाभार्थी वर्ग, और इसके साथ साथ समावेशी विकास। आपने समावेशी तो नाम रख लिया अपने अलायंस का, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। ये जब जब इनसे पूछा जाता है कि आप अपने समय पे एक जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा पाए, उसका डेटा क्यों नहीं रिलीज करवा पाए, इनके पास जवाब नहीं होता है। जब इनसे पूछा जाता है कि आप बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुलवा पाए, इनके पास जवाब नहीं होता है। जब इनसे पूछा गया कि गरीबों का घर क्यों नहीं बना, इनके पास जवाब नहीं होता है। तो क्या जवाब है? अब नरेटिव आप विपक्ष का सुन लीजिए, कोई विकास नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई लोकतंत्र जी खतरे में हो जाएगा। लोकतंत्र खतरे में नहीं है। राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव का परिवार, लालू प्रसाद यादव का परिवार, जो परिवार है ना कब्जा करके पार्टी चलाने वाले, इनकी स्थिति, इनकी सीट, इनकी सत्ता और इनका जो एक रसूख है, वो खतरे में पड़ गया। इस देश का लोकतंत्र एकदम बहाल है, एकदम सदाबहार है। लोकतंत्र अगर खतरे में होता ना, तो दिन भर बैठ करके जो प्रधानमंत्री को गाली देते हो ना, वो नहीं दे पाते, कतई नहीं दे पाते। लोकतंत्र अगर खतरे में होता ना, तो केजरीवाल के हिसाब से तो फिर तो चुनाव ही नहीं होना चाहिए था 2024 में। 18 में पट्टा चिल्ला चिल्ला के कहता था अब बस 19 के आखिरी चुनाव है 19। अब वही चीज कांग्रेस कहना शुरू कर दी है, आखिरी चुनाव है 24, आखिरी। इस देश की डेमोक्रेसी देखिए, अब एक बात बता दूं, 1000 साल तक रैप्चर करने के बाद, कब्जा करने के बाद, प्रताड़ित करने के बाद, अगर यह सभ्यता नहीं खत्म हुई, भारत नहीं खत्म हुआ, ठीक है छोटा हो गया भारत, तो तुम लोगों के बस का नहीं है और राहुल गांधी के बस का नहीं है इस देश को समझना। आपको वामपंथी पर्ची दे देते हैं, वो पर्ची में से पढ़ देते हो, सोचते हो कि इसी से देश चल जाएगा। नहीं चलता है। कुछ बातें कहने में बड़ी सुंदर लगती, हाँ हाँ सब बराबर है। कैसे बराबर है भाई? राहुल गांधी मोदी कैसे बराबर है? एक प्रधानमंत्री है, विपक्ष में है, विपक्ष का नेता भी नहीं है। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ कैसे बराबर है? मैं और आप कैसे बराबर हैं? है? मौके बराबर सबको मिलने चाहिए, किसी अपॉर्चुनिटी, किसी किसी फील्ड में। स्थितियां कानूनतः बराबर होनी चाहिए। कोई क्रिमिनल काम करता है, उसके लिए बराबर न्याय होना चाहिए।
लेकिन ये बराबर बराबर ये वामपंथ का चूरन है, लोगों के दिमाग में इस तरीके से फिट कर दिया गया है कि ये बराबर, वो बराबर, फलाना बराबर, ठिकाना बराबर। नहीं, कोई बराबर नहीं। इंजीनियर इंजीनियर है, डॉक्टर डॉक्टर है, डॉक्टर इंजीनियर के बराबर नहीं है। इंजीनियर से इलाज नहीं करवाएंगे बीमार पड़ेंगे तो, घर डॉक्टर से नहीं बनवाएंगे आप। क्या बराबरी की बात करते हैं इस देश में लोग, चाहे दुनिया में? किस चीज की बराबरी? आप बराबर हैं तो आप ट्रेन चलाएंगे? ट्रेन का पायलट अलग है, देश उसके भी कंधे पे चलता है, हवाई जहाज के पायलट पे भी चलता है, हमारे देश के सैनिकों पे, हमारे देश की पुलिस कर्मियों पे, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, प्रत्येक नागरिक, पक्ष हो विपक्ष हो, सबके कंधे पे इस देश का लोकतंत्र है। किसी एक के कंधे पे नहीं कि नहीं फलाने के कंधे पे ही लोकतंत्र है या फलाने के कंधे पे ही देश है, नहीं, कतई नहीं। तो इस तरीके के फेक नैरेटिव में नहीं फंसना है, इस तरीके की फेक बातों में नहीं फंसना है और सावधान रहना है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस लोकतंत्र में छुट्टी मनाने मत जाइएगा। आपके यहां जिस फेज में चुनाव होगा उस फेज में जाइएगा और वोट जरूर दीजिएगा, और आएगा फिर 5 साल बाद चुनाव होगा। ऐसा कुछ नहीं है ये जो कहानी बता रहे हैं, क्योंकि अब इनको समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये करेंगे क्या। मतलब ये चुनाव हारने के बाद भी 10 साल कांग्रेस सत्ता से बाहर है, आजादी के बाद से पहली बार, उसको एकदम तड़फड़ाहट है। आपको एक बात और बता दूं कि यहां बड़े चुनाव विशेषज्ञ बोलते हैं कि 2014 के बाद कांग्रेस डिक्लाइन हो गई। नहीं, कांग्रेस तो राजीव गांधी के बाद से ही डिक्लाइन पे चल रही है, डिक्लाइन मोड पे चल रही है। ऐसे ऐसे नीचे जाते 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 चली गई। वो बात अलग है कि बीच में गठबंधन की सत्ता 10 साल मिल गई तो थोड़ा सा बूस्टअप हो गया, दिखाई देने लगी। इनको 20 25 30 साल बाहर कर दो, ये एकदम शुद्ध हो जाएंगे। ये जान जाएंगे कि भारतीय संस्कृति क्या है, ये भी जान जाएंगे कि भारत में राजनीति करना है तो कैसे करना है, ये भी जान जाएंगे कि किसका सम्मान कितने स्तर पे करना है। तो एंजॉय करिए, 4 जून को नतीजे आएंगे और नतीजों के बारे में लोगों को अपना अपना प्रेडिक्शन है ही। चुनावों का विश्लेषण अब शुरू हो जाएगा, चुनाव का विश्लेषण करेंगे फेज वाइज, कहां कहां चुनाव है, क्या क्या स्थिति है, किस किस पार्टी का। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो के लिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।